आज हमारा जो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर का नाम है नियामक ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है। ठीक है, इसे हम या तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलेंगे या फिर इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, आज नियामक ज्यामिति का हम परिचय पढ़ेंगे और सबसे पहले इन बातों पर डिस्कस करेंगे कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी क्यों है। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर हम सिलेबस के नज़रिए से देखें तो ये चैप्टर हमें 10 अंकों के लिए पढ़ना है। कितने अंक के लिए पढ़ना है? तो 10 अंक के लिए, ये 10 अंक के लिए पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं कि 10th क्लास में बिहार बोर्ड का जो मैथ्स है, मैथ्स से नहीं कोई भी अगर सब्जेक्ट हम उठाते हैं अगर, और 100 नंबर का अगर उस विषय से प्रश्न पूछा जा रहा है तो कोरोना काल के बाद प्रश्नों की संख्या सीधे 2 गुना किया गया है। आप सभी बच्चे जान रहे हैं कि कोरोना काल के बाद प्रश्नों की जो संख्या उसे क्या किया गया है? 2 गुना किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही बनता है कि जब हम 10th क्लास में गणित का एग्जाम देने जाएंगे, अगर हम गणित का परीक्षा देने जाएंगे तो गणित का परीक्षा 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। लेकिन अगर प्रश्नों के अंक का बात किया जाए तो हमें प्रश्न कुल मिलाकर 200 अंक का पूछा जाएगा। कितने अंक का पूछा जाएगा? 200 अंक का। 200 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जहां से हमें बनाना कितने अंक का है? 100 अंक का। ठीक है, कितने अंक का बनाना है? 100 अंक का। अगर 200 अंक का प्रश्न पूछ रहा है, 100 अंक का बनाना है, तो यहाँ से जाहिर सी बात है कि हम इस निचोड़ पर पहुंचेंगे कि अगर कोऑर्डिनेट 10 अंक के लिए है तो यहाँ से भी प्रश्न कितने अंक का पूछा जाएगा? 20 अंक का। कितने अंक का पूछा जाएगा? 20 अंक का। और ये सिलसिला आज प्रारंभ नहीं हुआ है, ये सिलसिला कोरोना काल के बाद से प्रारंभ किया गया। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में जब 2019 में कोरोना आया था तो उस साल क्या हुआ था कि जितने सारे स्कूल थे, कॉलेज था या प्राइवेट शिक्षण संस्थान था, सबको बंद कर दिया गया था। और सरकार को भी पता था कि किसी भी बच्चा का पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पाया है। अब बच्चा एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट था, किस चीज़ पर? तो सेल्फ स्टडी पर। इसलिए क्या किया गया? कहा गया कि प्रश्नों की संख्या 2 गुना किया जाए ताकि बच्चों के पास छोड़ने का ऑप्शन पर्याप्त हो जाए। और कोरोना आया 2019 में, तब से लेकर आज तक एग्जाम का वही पैटर्न रख दिया गया है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 अंक के लिए है, यानी कि वहां से प्रश्न कितने नंबर का पूछेगा? 20 नंबर का। और ये जो 20 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ से आपको ये शर्त नहीं दिया जाएगा कि आपको यहाँ से सिर्फ 10 अंक का ही प्रश्न सॉल्व करना है। यानी कि आप यहाँ से 20 अंक में 20 अंक का प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं। जरा आप ये समझिए कि कोई एक चैप्टर जिसमें हम 1-2 प्रश्नावली मात्र पढ़ रहे हैं, 4-5 फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, और अगर वहां से पूरा हमें 20 अंक दे दिया जाए तो वो प्रश्न और वो प्रश्नावली और वो चैप्टर खुद में महत्वपूर्ण है, और वो पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई मोटा मोटी बात कि कितने अंकों का एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न पूछा जाता है। 20 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सम्मिलित होगा। ठीक है, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा, वो समझ लीजिए। कोऑर्डिनेट से कभी कभार एक प्रश्न पूछता है दीर्घोत्तरीय में, एक प्रश्न दीर्घोत्तरीय में। अगर दीर्घोत्तरीय में पूछा तो एक प्रश्न कितने नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है, तो उसके बाद लघु का आ जाएगा यहाँ पे 3 प्रश्न। कितना प्रश्न आ जाएगा? 3 प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का होता है, और 3 प्रश्न पूछा गया तो 3 दूना 6। अब बच गया क्या? ऑब्जेक्टिव। क्या बचा? ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से कितना मिल सकता है? तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा 9 गो। क्या को मिलेगा? 9 गो। 6 5 11 और 9 20 आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर जब दीर्घ उत्तरीय में प्रश्न नहीं पूछा, तब प्रश्न का क्या स्ट्रक्चर होगा? तब ये जो आप लघु उत्तरीय देख रहे हैं, लघु उत्तरीय आपको बढ़ा दिया जाएगा। लघु उत्तरीय जो प्रश्न है 4 से 5 प्रश्न देगा। कितना प्रश्न देगा? 4 से 5। 4 से 5 दिया, इसका मतलब कि कितना से कितना नंबर?
8 से 10 नंबर। और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के लिए हो जाएगा? तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो सकता है 10 से 12 नंबर के लिए। बात समझ में आया? बात तो आप समझ रहे हैं? यहाँ तक समझने में किसी को कोई कठिनाई है? नहीं। अब आप अपने बैक क्लास में, बोला जाए तो 9th क्लास में, आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाया गया है। जिन बच्चों का 9th क्लास का कोऑर्डिनेट बढ़िया होगा उनको ये चैप्टर समझने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और वैसे भी जो बच्चे नहीं भी पढ़े हुए हैं उनके लिए भी किसी भी तरीका का परेशानी नहीं होने वाला है। बशर्ते अंतर क्या होगा दोनों बच्चों में? तो जिन बच्चों ने बैक क्लास में 9th क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ा है उनके लिए थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी, उनको ज़्यादा माइंड पे जोर नहीं देना पड़ेगा और उन्हें ये लगेगा कि अरे ये सारा चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना चीज़ आप समझ चुके हैं कि क्यों पढ़ना आवश्यक है। अगर आप कोऑर्डिनेट पढ़ के जा रहे हैं तो श्योरली आपको 20 नंबर मिलने वाला है। 10th क्लास का जो गणित का एग्जाम होता है, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 प्रश्नावली आप पढ़ के जा रहे हैं, 4 से 5 प्रश्नावली, प्रश्नावली नहीं, 4 से 5 चैप्टर, तो आपका 100 में 100 स्कोर हो सकता है। ठीक है, 100 में 100 स्कोर हो सकता है। जरूरत नहीं कि पूरा हम गणित को रट के जाए, नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं है पूरे गणित को रटने का। नॉलेज के लिए हम पूरा गणित पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए हमें 100 नंबर चाहिए, तो 100 नंबर किस रणनीति से आएगा उस रणनीति पर हमें ध्यान देना है। अब इसके बाद बच्चा कि आखिर वो 4-5 चैप्टर कौन सा है, तो उसका एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दे दिया जाएगा ताकि आप उसको देखें कि आपके लिए कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ये आप समझ चुके हैं कि 20 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। अगर दीर्घ पूछेगा तो एक 5 नंबर का, लघु उत्तरीय 3 को पूछेगा और ऑब्जेक्टिव 9 को रहेगा। लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय से प्रश्न नहीं आया तो लघु उत्तरीय 4 से 5 प्रश्न और उसके बाद ऑब्जेक्टिव 10 से 12 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि प्रश्न का प्रकार क्या है, हमें पढ़ना क्या है इसमें। ठीक है, प्रश्न का प्रकार, प्रश्न का प्रकार, प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, एक नंबर में। ठीक है, दूसरा नंबर में दूरी सूत्र पर आधारित, दूरी सूत्र पर आधारित। ये जो दूरी सूत्र पर आधारित है इसमें 2 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। कैसा कैसा? तो यहां देखिए, एक नियामक देकर और इधर 2 नियामक देकर। तीसरा प्रश्न कैसा पूछा जाता है? तो तीसरा प्रश्न जो है वो कैसा पूछा जाएगा? तो तीसरा प्रश्न में मूल बिंदु, मध्य बिंदु निकालना। क्या निकालना? मध्य बिंदु निकालना। चौथा नंबर में कोई एक बिंदु निकालना। ठीक है, उसके बाद 5वां नंबर में अनुपात निकालना। क्या निकालना? अनुपात निकालना। 6ठा नंबर में अनुपात से नियामक निकालना। क्या निकालना? तो अनुपात से नियामक निकालना। ठीक है, इतना आप देख लिए। उसके बाद 7 नंबर में त्रिभुज का केंद्र निकालना। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर में त्रिभुज का भुजा निकालना। 9 नंबर में विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज
को साबित करना। और उसके बाद 10 नंबर में और सबसे अहम पॉइंट, 10 नंबर में सबसे अहम पॉइंट क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। इस प्रश्नावली में आपको इतना चीज पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेगा, जहां से आप ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से कम 8 से लेकर 12 तक आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। दूसरा, दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न। दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न होता कैसा है, तो कभी कभी एक नियामक देगा और कहेगा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, और कभी कभी दो नियामक देगा और दोनों नियामकों के बीच की दूरी निकालने को बोलेगा। जब मूल बिंदु से बोलेगा तो आपको एक नियामक दिया जाएगा, और जब आपको दो नियामकों के बीच की दूरी निकालने को कहा जाएगा तो वहां पर आपको दो नियामक मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि मध्य बिंदु निकाले। दो नियामक दिया गया, उसके ठीक बीच वाले बिंदु का नियामक आपको बताना होगा। कोई एक बिंदु का नियामक निकालना। कभी कभी क्या होता है कि मध्य बिंदु और एक और नियामक दे दिया, दूसरा नियामक आपको निकालने को बोलेगा। उसके बाद अनुपात निकालना, ठीक है, अनुपात आपको निकालने को बोला जाएगा। उसके बाद अनुपात से नियामक निकालना, यानी कि कभी कभी अनुपात देगा और उससे आपसे कोऑर्डिनेट निकलवाया जाएगा। उसके बाद त्रिभुज के केंद्र का नियामक निकालना। एक त्रिभुज दे देगा और उसके तीनों कोनों का, यानी कि तीनों शीर्षों का नियामक देगा और कहेगा कि उसके केंद्र का नियामक निकालिए। त्रिभुज का भुजा निकालना। कभी कभी क्या करेगा, तो त्रिभुज के तीन जो उसके शीर्ष है, तीनों शीर्षों का नियामक देगा और कहेगा कि इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसका मान आप ज्ञात कीजिए। उसके बाद विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को साबित करना है। इसको हम लंबा करके नहीं लिखे हैं, नहीं तो इसमें आयत, वर्ग, जितने भी चतुर्भुज होते हैं सारा चीज साबित करना है। उतना लिखेंगे तो फिर आपका माइंड थोड़ा सा विचलित होगा। कितना चीज पढ़ना है, इसलिए डायरेक्ट लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों को साबित करना। और यहाँ 10 नंबर में सबसे अहम प्रश्न त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। अब इसी में है, कहेगा कि बिंदुए संरेख है, ये भी साबित कीजिए। भी बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बताया जाएगा। ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ये किस कंडीशन में ये प्रश्न देगा आप समझ लीजिए। अगर दीर्घ उत्तरीय में कोऑर्डिनेट से प्रश्न गया, कहाँ पे, दीर्घ उत्तरीय में। अगर दीर्घ उत्तरीय में कोऑर्डिनेट से प्रश्न गया तो दीर्घ उत्तरीय में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलवाया जाएगा। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम कहाँ पे, तो नियामक की तरफ। आखिर ये नियामक है क्या? सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो कोऑर्डिनेट, ये जो नियामक बोला जा रहा है, ये नियामक या कोऑर्डिनेट किसे कहा जाता है? आप याद कीजिए बाबू, आपको 6 क्लास में सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया गया होगा, याद है? जब हम सरलीकरण या सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें 3 टाइप का कोष्ठ आता है, जिसे हम बड़का कोष्ठ, मझोलवा कोष्ठ और छोटका कोष्ठ कहते हैं। आपको वहां का छोटका कोष्ठ अवश्य ही याद होगा, ठीक है, उसमें का छोटका कोष्ठ आपको अवश्य ही याद होगा। यही छोटका कोष्ठ है। जब छोटका कोष्ठ में कोई मान लिखा जाए, जैसे 5,7, कुछ भी मान लिखा जाए, आप देख लीजिए कि कहीं छोटका कोष्ठ दिया गया है और इसमें कुछ मान लिखा गया है, तो इसी को कहा जाता है हिंदी में नियामक और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट। बात समझ में आया? नियामक और कोऑर्डिनेट को पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है। नियामक या कोऑर्डिनेट होता क्या है, तो जब छोटका कोष्ठ में कुछ मान लिखा जाए तो इसी को क्या कहा जाता है, हिंदी में नियामक और इंग्लिश में कोऑर्डिनेट। ये जो नियामक है, इस नियामक में जो पहला मान है ये होता है x का और दूसरा का होता है y का। इतना सबको पता है, ठीक है। अब चलते हैं हम बेसिक नॉलेज के पास। ये जो नियामक है इसके बेसिक नॉलेज के पास चलते हैं हम। ये आप देख रहे हैं, आपके सामने एक बोर्ड है जहाँ पे हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड को हम बराबर 4 भागों में बांट देते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में, ठीक है। बांटा गया। आप इसको पढ़े होंगे और अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो ये चीजें आपको याद होगी। इसमें इसे हम कहते हैं x और इसे हम कहते हैं x डैश।
और इसे हम कहते हैं y और इसे हम कहते हैं y डैश। ठीक है, ये जो x और x डैश वाला लाइन है इसे हम दूसरी भाषा में x अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? x अक्ष। ठीक है, और इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं भुज। क्या कहते हैं? भुज। ये जो y वाला लाइन है इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम y अक्ष भी कहेंगे और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है दूसरा कोटि। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब आइए, यहाँ पे ये जो कटान बिंदु है इस कटान बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। और ये जो मूल बिंदु है इस मूल बिंदु का जो नियामक होता है ये होता है 0,0। और इस मूल बिंदु को हम दिखाते किस चीज से है? ओ से। किस चीज से दिखाते हैं? ओ से। यहाँ देखिए, ध्यान से इधर समझिए। अब आइए यहाँ पे हम नंबरिंग कुछ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारा चीज आप देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं। आप यहाँ जो घर देख रहे हैं, ये जो घर, इसमें आपको 4 गो रूम दिखेगा। पहला रूम, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें जो पहला रूम है इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। इसे हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे हम कहेंगे ठीक है। इसके बाद चलिए हम इसके चिन्ह परिपाटी का बात करते हैं। चिन्ह परिपाटी को हमेशा नियामक में दिखाया जाता है। ये चिन्ह परिपाटी किस पर आधारित है? तो ये चिन्ह परिपाटी भुजाओं पर आधारित है। किस पर आधारित है? भुजाओं पर आधारित है। कैसे? तो जरा आप यहाँ पे देखिए, ये जो चिन्ह परिपाटी है ये भुजाओं पर आधारित है। अब इसमें आप चलिए, जब इस रूप में आ रहे हैं आप, तो आप देख रहे हैं एक भुजा ये है और दूसरी भुजा इधर वाला है। 2 भुजाएं आपके पास है। आप देखिए कोऑर्डिनेट में पहला मान लिखा जाता है x का और दूसरा मान लिखा जाता है y का। अब इस रूम में आप आइए, x का टोटल मान प्लस में है इसलिए x के जगह पे प्लस, और यहाँ पर देखिए y का भी टोटल मान प्लस में इसलिए यहाँ पे प्लस। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? अब आइए आप दूसरा रूम में। अब इसमें आप देखिए पहले लिखा जाता है x का वैल्यू, तो x का मान टोटल माइनस में इसलिए माइनस, कॉमा y का टोटल वैल्यू प्लस में इसलिए प्लस। ठीक है, अब आप यहाँ आइए, देखिए x का टोटल वैल्यू माइनस और y का भी टोटल वैल्यू माइनस है। और जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो x का टोटल वैल्यू प्लस और y का टोटल वैल्यू माइनस। ठीक है, ये आपका हो गया चिन्ह परिपाटी। समझने में कहीं कुछ दिक्कत नहीं ना? अब देखिए आपने ये जो चित्र बनाया है, अभी आपने यहाँ ये जो फोटो बनाया है, इस फोटो का क्या नाम है? ये जो फोटो है इस फोटो का क्या नाम है? तो इस फोटो का 2 नाम है। क्या क्या है? तो इसे हम या तो कह सकते हैं आयत चित्र। क्या कह सकते हैं? आयत चित्र। इसे हम क्या कहेंगे? आयत चित्र। और इसे हम कार्तीय तल भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं? कार्तीय तल। लेकिन कार्तीय तल इस फिगर को डिफाइन नहीं करता है। क्यों डिफाइन नहीं करता है? तो कार्तीय तल सिर्फ ये बताता है कि इस तल पर इस फिगर को बनाया गया है। ठीक है, इसलिए अगर हम कार्तीय तल भी बोले फिर भी ठीक ठाक ही है, लेकिन इसका जो मतलब इसका जो सही नाम है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम आयत चित्र कहेंगे। और वैसे हम लिख देते हैं कार्तीय तल भी, कार्तीय तल। समझने में कोई तकलीफ नहीं ना? यही आपका नियामक का बेसिक इंट्रोडक्शन है। अगर इतना आप समझ गए, अगर इतना नॉलेज आपके पास हो गया तो आप निश्चित रूप से कोऑर्डिनेट बना पाएंगे। अब इतना से पूरा कोऑर्डिनेट तो नहीं बन पाएगा। अब कोऑर्डिनेट बनाने के लिए कुछ सूत्र भी चाहिए, उस सूत्र को हम आपको लिखवा देते हैं। अब उससे पहले थोड़ा एक आध ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि आप उसका जवाब कैसे दे पाएंगे वो आप देख लीजिए। अगर कहीं लिखा गया है 6,-7, क्या लिखा गया? 6,-7, और आपसे पूछा गया कि बताइए बाबू
ये किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो आपको देखना है कि पहला मान जो x का ये प्लस में है और दूसरा मान जो कि y का ये माइनस में है। प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर कहीं लिखा गया है -2, -3, तो ये किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि x का भी वैल्यू माइनस में और y का भी वैल्यू माइनस में। अगर कहीं लिखा गया है -3, 4, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, क्योंकि x का वैल्यू माइनस में और y का वैल्यू प्लस में। अगर कहीं लिखा गया 2, 7, तो ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में। क्यों, क्योंकि x का भी वैल्यू प्लस में और y का भी वैल्यू प्लस में। समझने में कोई तकलीफ है क्या, नहीं ना, आगे बढ़ाया जाए। जब हम किसी प्रश्न को बनाएंगे, ठीक है, जब हम किसी प्रश्न को बनाएंगे और वहां पे अगर हमें 2 को कोऑर्डिनेट दिया गया है, जैसे 2, 7, -5, 6, इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, 5, 6, इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, तो ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1 और ये हो जाता है x2 और ये हो जाता है y2। मान लीजिए एक और कोऑर्डिनेट बढ़ाया गया, तो तीसरा कोऑर्डिनेट में हम पहला मान हम मान लेंगे x3 और दूसरा y3। ठीक है, समझने में कोई कठिनाई है क्या, नहीं। अब चलिए आप देखिए, हम आपको कुछ सूत्र लिख देते हैं जिसे अगर आप याद करके आते हैं तो बिल्कुल ये प्रश्नावली आपसे बन जाएगा। फिलहाल अभी हम जो स्टार्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेट में प्रश्नावली 1 का ये स्टार्ट करेंगे और इस प्रश्नावली को बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कितना सूत्र पढ़ना है, 2 सूत्र पढ़ना है। कौन कौन, तो एक, सबसे पहला नंबर, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो मान लीजिए कोई बिंदु यहां पर दिया गया है, देखिए बाबू, कोई बिंदु अगर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, मूल बिंदु को यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी अगर निकालना है तो हम लिखेंगे क्या, ये जो मूल बिंदु इसे हम किस चीज से डिनोट करते हैं, ओ से, और जो बिंदु दिया गया है बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे पता है, पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। तो हमें दूरी कहाँ से निकालना है, ओ से लेकर पी तक का, तो मूल बिंदु से दूरी ओपी बराबर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा √x² और प्लस में y², क्या हो जाएगा, x² प्लस में y²। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, ये मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला है। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे दूसरा फॉर्मूला, बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए अब इस बार आपको मूल बिंदु से दूरी नहीं निकालना है, आपको मूल बिंदु से दूरी नहीं निकालना है, आपको दूरी कहां से निकालना है, तो यहाँ कोई बिंदु दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तब आपके पास 2 बिंदु हो गया, एक बिंदु यहाँ का और एक बिंदु यहाँ का, तो आप कर क्या सकते हैं, या तो आप P1 P2 लीजिए जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ना P1 लेंगे ना P2 लेंगे। तब हम इस दोनों बिंदु को किस चीज से डिफाइन करेंगे, A और B से। किस चीज से, A और B से। तो यहाँ हम लिखेंगे दूरी AB बराबर, क्या लिखेंगे, दूरी AB बराबर, जब 2 बिंदु दिया रहेगा, कितना बिंदु दिया रहे, 2 बिंदु, अगर मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो फॉर्मूला लगेगा OP बराबर √x² प्लस y²। लेकिन जब दूरी AB बोला जाए तो दूरी AB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो दूरी AB का फॉर्मूला होगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बात समझने में कोई तकलीफ नहीं ना, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, या क्यों निश्चिंत रहने को बोला जा रहा है, तो कभी कभार कहीं बाय मिस्टेक आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख देते हैं और y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख देते हैं, फिर भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, तो ऊपर क्या लगा हुआ है, अब स्क्वायर लगा हुआ है तो आंसर क्यों गलत नहीं होगा, तो यहाँ देखिए, गलती से अगर आप x2 के जगह पर x1 और x1 के जगह पर x2 लिख देते तो बहुत से बहुत क्या हो सकता है कि जो चीज माइनस में आने वाला होगा वो प्लस में आ जाएगा और प्लस में आने वाला होगा वो माइनस में आ जाएगा। अब जरा आप ये समझिए कि आंसर हमारे यहाँ पे जो हम घटाएंगे वो हमारा आने वाला था 2, लेकिन उल्टा लिख देने से क्या आ गया, -2, और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर।
और ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो जरा आप देखिए, 2 का स्क्वायर 4, आगे बढ़ाएंगे माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। आंसर में कुछ भी फर्क पड़ता है क्या? नहीं, आंसर में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बाई मिस्टेक कभी आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर या y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर भी आपका आंसर कहीं से भी गलत नहीं होने वाला है। बात समझ में आया? अगर ये दोनों फार्मूला आपको याद हो जा रहा है, इस दोनों को याद करने में कितना टाइम लगेगा? याद है? इस दोनों को आप याद कर लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका 100% बन जाएगा। और 100% बनेगा क्या? इसको स्टार्ट ही किया जा रहा है इस प्रश्नावली को। इतना कुछ समझने में किसी को कुछ तकलीफ है क्या? 100% सबको समझ में आ गया ना? आगे बढ़ाया जाए। अगर आपको इतना समझ में आ गया और ये दोनों फॉर्मूला आपको याद है, तो 100% ये चैप्टर आपसे बन जाएगा। ठीक है। कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट को हम पहचानेंगे कैसे? तो जब छोटका कोष्ठ में कोई दो वैल्यू लिखा हुआ है तो वो क्या होता है? कोऑर्डिनेट होता है। और उस कोऑर्डिनेट में पहला वैल्यू x का और दूसरा वैल्यू y का। इतना याद रखना है। मूल बिंदु से दूरी OP बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसके बाद दूरी AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। अब चलिए, अब फिर से हम अपना एक पॉइंट जो प्रत्येक दिन गणित बनाते समय लिखते हैं, सबसे पहले उसे लिख दिया जाए। कौन सा पॉइंट? तो लक्ष्य 100/100। ठीक है, यानी कि 100 में 100 अंक हमें चाहिए। बात समझ में आया? और हम बढ़ेंगे प्रश्नावली की तरफ। उससे पहले एक जरूरी बात आप याद रखेंगे। आपको एक दिन समझाया गया था कि गणित का तैयारी कैसे करना है और आपका गणित कैसे बढ़िया हो। इसके लिए आपको एक रास्ता बताया गया था कि आपको करना क्या है। तो आपको 2 कॉपी रखना है। एक में आप यहाँ पे रफ वर्क करेंगे या घर पे रफ वर्क करेंगे, और दूसरा है जिसमें आप टोटल मैथ्स को सीरियली वाइज बनाएंगे। बताया गया था गणित का फेयर नहीं होता है, गणित का नोट्स होता है। बताया गया था आप लोगों को। आप घर पे जब जाएंगे तो एक रफ वर्क में आप इसको बना लेंगे, और आपका जब आंसर सही आ रहा है तो फिर उसको क्या करना है? नोट्स में नोट कर लेना है। इससे आपको 2 बेनिफिट मिलने वाला है। पहला कि एक तो आपने बनाया और दोबारा उसको लिखा, तो प्रश्न बनाने का आइडिया आपके पास पूरा आ गया। ठीक है। दूसरा आपको फायदा क्या होने वाला है? तो आपका जो नोट्स है एग्जाम के टाइम में एक तरीका से वो संजीवनी बूटी का काम करेगा। कभी भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत आ रहा है तो आप अपने नोट्स को पलटकर वहां से आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एग्जाम का टाइम होगा उस टाइम में प्रत्येक प्रॉब्लम को बता पाना संभव नहीं है। अगर प्रत्येक प्रॉब्लम को बता पाना संभव होता तो आपको पढ़ाई के लिए 1 साल का समय नहीं दिया जाता। और इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, इसको 1, 2, 3, 4, 5 दिन में कवर कर पाना भी कठिन है। आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में उसमें नोट्स रेडी कर लेना है। अब आपके माइंड में एक और बात आएगा, क्या चीज़? कि सुंदर सुंदर राइटिंग में एक तो हम ठहरे लड़का, दूसरी बात सुंदर राइटिंग में हम कैसे बना पाएंगे? सुंदर सुंदर लिखना, सुंदर बनना तो खास करके महिलाओं का काम है। तो एक एग्जाम्पल देते हैं। अब आपको थोड़ा हम जंगल का सैर करवाते हैं। ठीक है। आप देखे हुए शेर और शेरनी, मोर और मोरनी। ठीक है। जब इस दोनों का आप बात कीजिएगा तो हाल फिलहाल में हम देखे हैं 7th क्लास में एक लेसन पढ़ाना है, पीकॉक इज आवर नेशनल बर्ड। उसमें एक बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है कि मोर और मोरनी में दोनों में सुंदर कौन होता है? तो मोर ज़्यादा सुंदर होता है। आप देखिएगा, इस दोनों में शेर सुंदर होता है और इस दोनों में मोर सुंदर होता है। मोर मोरनी में मोर ज़्यादा सुंदर है और शेर शेरनी में शेर ज़्यादा सुंदर है। वजह क्या है पता है? वजह यही है कि जंगल में डेंट पेंट वाला पार्लर नहीं है। बात समझ में आया?
जंगल में ब्यूटी पार्लर नहीं है। जंगल में ब्यूटी पार्लर होता तब ना महिलाओं को सुंदर बनाता। वाकई में सुंदर कौन होता है? वाकई में सुंदर पुरुष मंडली ही होता है। बाहर ये जो आदमी है, यहाँ पर महिलाओं को सुंदर बनाने का एक ही वजह क्या है? ब्यूटी पार्लर। ये जाता है और ये मुंह पर इतना पोताई करता है, इतना पोताई करता है, इतना पोताई करता है कि बुढ़ियों को जवान बना देता है। तो वाकई में आप ही सुंदर है, लड़कियां सुंदर नहीं, आप ही सुंदर है। ये लड़कियों का मन का भरम होता है कि हम सुंदर है ना। जाकर जंगल का सैर करके आइए। बात समझ में आया? और मस्ती मजाक काफी हो गया, अब बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। आप लोग निकालिए प्रश्नावली। ए बाबू, प्रश्नावली निकालिए। प्रश्नावली आपको निकालना है प्रश्नावली 1 का ए। प्रश्नावली क्या है? 1 का ए है, ठीक है। बाबू थोड़ा पेज नंबर बताओ तो कितना है पेज नंबर? पेज नंबर CG 8 है, ये है ना। चलिए फिर से आपको बता दिया जाए कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं भारती भवन का बुक है। क्या है? भारती भवन का बुक है। भारती भवन का बुक हम पढ़ रहे हैं जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। प्रश्नावली 1 का ए, इसका परिचय के साथ साथ प्रश्नावली भी है। पेज नंबर CG 8 में हम चलेंगे और क्वेश्चन को हम बनाना चालू करेंगे। इसमें चलिए सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 15,8 की दूरी, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए, यही है ना। चलिए इस प्रश्न को कैसे बनाना है, देखिए बड़ा ही सिंपल इस प्रश्न को बनाना है। सबसे पहले आप यहां पर देख लीजिए कि जो वैल्यू दिया हुआ है प्लस में है या माइनस में? प्लस में है। अगर यहाँ पर ये वैल्यू प्लस में है, दोनों वैल्यू प्लस में, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है। किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का भी वैल्यू प्लस में और y का भी वैल्यू प्लस में। हम यहाँ पर एक छोटा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट बना लेते हैं। बन गया? बनाना। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है कि ये जो मूल बिंदु दे रहा है, ये मूल बिंदु यहाँ होगा, ठीक है। और ये जो बिंदु दे रहा है, ये हम मान लेते हैं कि ये बिंदु कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे है? यहाँ पे मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? तो यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा और अगर आपको इधर उधर लेना है तो ले सकते हैं। कैसे? थोड़ा और आप इसको इधर ही बढ़ा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मूल रूप से इंडिकेट क्या करता है पता है? कि x अक्ष पर 15 के सामने कोई बिंदु है, ठीक है। और उसके बाद y अक्ष पर 8 के सामने, किसके सामने? 8 के सामने। इस बिंदु को थोड़ा सा और हम इधर बढ़ा दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो बिंदु है ना, इसकी दूरी आप मूल बिंदु से निकालिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये दूरी निकालना है। बात समझ में आया? लेकिन इस फिगर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। इस फिगर से हमें कुछ लेना देना है ये नहीं है। ये बस वैसे ही आपको समझाने के लिए बनाया गया है। आप इसको ना बनाते हैं फिर भी कोई टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है पता है? लिखेंगे यहाँ पे माना के मूल बिंदु को किस चीज से हम दिखाते हैं? ओ से। किस चीज से दिखाते हैं? ओ से। माना कि मूल बिंदु ओ का
नियामक, और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0,0, 0,0 तथा बिंदु, आप याद कीजिए जब मूल बिंदु कह रहा है तो दूसरे बिंदु को हम क्या मानेंगे P मानेंगे, क्या मानेंगे P, लिखेंगे माना कि मूल बिंदु O का नियामक 0,0 तथा बिंदु P का नियामक 15,8 है। जरा आप बताइए बाबू, आपको पहले भी बताया गया है कि प्लस और माइनस में जीरो का कुछ भी वैल्यू होता है क्या, नहीं ना, और हम देख रहे हैं कि अंडर रूट में नीचे प्लस ही करना है, क्या करना है प्लस और माइनस ही करना है, इसलिए जीरो अगर यहाँ पे ये जीरो है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। बात खत्म हुआ इसका। अब हम नीचे क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे मूल बिंदु OP की दूरी बराबर, मूल बिंदु OP की दूरी बराबर, मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या लिखवाया गया है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ये x y कहां से आएगा, तो नियामक आपको क्या दिया गया है 15,8, ये हमारा है x और ये हमें y दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू है 15 और y का वैल्यू क्या है 8 है। आगे बढ़ा रहे, इससे जब आगे बढ़ाएंगे तो जरा आप देखिए x की जगह पे हमें क्या लिखना है 15 का स्क्वायर और प्लस y के जगह पर क्या लिखना है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 और प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे बाबू तो आप इसे जोड़िए 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2, 289 का वर्गमूल 17 इकाइयां आंसर हो जाएगा। 17 इकाई आप लिख दीजिए, 17 इकाई आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझने में कोई तकलीफ है क्या, कहीं कुछ कंफ्यूजन है इसमें, कुछ भी करना है इसमें नहीं ना। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला भी मूल बिंदु से ही दूरी निकालना है, ठीक है, अगला भी जो है मूल बिंदु से ही दूरी निकालना है। आप इस प्रश्नावली में देखिए, लेकिन जब आप 4 के पास जाएंगे, 4 का जो पहला नंबर प्रश्न है वहां पर 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है, 2 कोऑर्डिनेट दिया गया है ना, तो हम पहला कोऑर्डिनेट को क्या मानेंगे ए मान लेंगे, लिखेंगे माना कि नियामक ए बराबर, जो नियामक वहां पर दे रहा है उससे लिखेंगे और बी बराबर दूसरा नियामक को लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पहिलका कोऑर्डिनेट में के पहिलका बिंदु को x1 और दूसरका बिंदु को y2, ठीक है, और दूसरका कोऑर्डिनेट में पहिलका वैल्यू को x2 और दूसरका वैल्यू को y2 मानेंगे और उस फॉर्मूला में सेट कर देंगे, हमारे सामने हमारा आंसर आ जाएगा। समझने में कुछ कठिनाई है क्या, नहीं, बन के आएगा, कहां तक, कहां तक 5 तक बन जाएगा, पक्का 5 तक आप लोगों को बनाकर लाना है। जो भी परेशानियां होगी सारी परेशानियों को आप लोगों को फिर से समझाया जाएगा।